ओके, हाँ। अब आवाज आ रही है मेरी? यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? बढ़िया चल रहा है क्या? तो आज हम लोग अपना एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले, कंप्लीट, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करने वाले, इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, ह्यूमन बजट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो हम कंप्लीट करने वाले। कल हमने लॉ का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा उसको, एंड जो भी उसके नोट्स थे वो बना लिए होंगे। एंड जो मैंने होमवर्क दिया था रीड करने का, जो भी दिया था, वो आपने कर भी लिया होगा, राइट? ओके, सो आज आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कैप यूनियन बजट जो बचा हुआ है हमारा, कैपिटल बजट, फिस्कल डेफिसिट, ये दो कंपोनेंट्स बचे हैं। इसको हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार आपने पढ़ लिया है, तो कैपिटल बजट भी, रेवेन्यू बजट आपने पढ़ लिया तो कैपिटल बजट भी सेम वैसा ही है। बस एक डिफरेंस है, बस एक ही डिफरेंस है, जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसमें। चलो आते हैं हमारे नोट्स पे। ये क्या हो गया? ई का हो गया, एक मिनट ना। सुबह की कॉफी इज जस्ट, आई जस्ट लव। पहले तो आप डिफरेंस समझो किनमें। पहले डिफरेंस समझो कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रेवेन्यू बजट तो अपन पढ़ चुके हैं, वर्सेस कैपिटल बजट। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिफरेंस क्या होता है? पहले चीज तो, रेवेन्यू बजट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ठीक है, तो मतलब ये करंट या रिकरिंग नेचर का हो गया, करंट या रिकरिंग नेचर का हो गया, मतलब ये चलता रहता है, करंटली है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, वहीं पे वहीं पे जो कैपिटल बजट है वो लॉन्ग टर्म रहता है। ठीक है, एंड एंड नॉन रिकरिंग रहता है, नॉन रिकरिंग रहता है, मतलब ये बार बार नहीं हो रही चीजें, ये वंस इन फ्यू इयर्स हो रही है। ठीक है, वंस इन फ्यू इयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म की रहती है कैपिटल चीजें। ठीक है, रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर की, जैसे कि सेल और परचेज है, हर दिन होता है, हर दिन होता है। बट एसेट परचेज 5 साल में एक बार हो रहा है, 3 साल में एक बार हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में एक बार हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। उसका नेचर क्या है? नॉन रिकरिंग है। सेकेंडली, जो रेवेन्यू बजट रहता है, उसके टाइप्स क्या है, आइटम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि हमने एक्सपेंसेस में सैलरीज पे कर दी हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करी हुई है लोन पे, ओके। फिर हमने सब्सिडीज दी हुई हैं, तो हमको सब्सिडीज देनी है। पेंशन्स वगैरह रिकरिंग नेचर की होती है, ये हमको देनी है। कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल बजट के आइटम्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कराना है, ओके, डैम्स, रेलवेज में खर्चा जो होने वाला है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं वो यहाँ पे आ गए, जो लॉन्ग टर्म के खर्चे हैं वो यहाँ पे आ गए, जो एसेट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे चीज समझो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, वो एसेट्स क्रिएट नहीं करते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से एसेट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से ना एसेट क्रिएट होता है, ओके। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करने से कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं होता है, कोई भी एसेट क्रिएशन रेवेन्यू से नहीं होता है। उसमें आप बस जैसे कि एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हो, क्या एसेट क्रिएट हो रहा है उससे? कुछ नहीं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप है ना रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, सीमेंट लेके आ रहे हो, अम, और रेत, गिट्टी, सीमेंट, ये सब लेके आ रहे हो, स्टील लेके आ रहे हो, आयरन लेके आ रहे हो, ये सब बना, कुछ कुछ चीजें बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए, तो आप एसेट क्रिएशन में पैसे लगा रहे हो।
किसमें पैसा लगा रहे हो? एसेट क्रिएशन में पैसा लगा रहे हो। इसको इस खर्चे को करने से क्या क्रिएट होगा? एसेट क्रिएट होगा, फिर उससे आप पैसा कमाओगे, उससे आप पैसा कमाओगे। रेवेन्यू तो आज का खर्चा है, रेवेन्यू आज का खर्चा है। कैपिटल बजट जो आज का खर्चा है, वो बाद में जाके क्या बनेगा? हमारे लिए रिसीट्स बनेगी, ठीक है? तो कैपिटल बजट में मेनली क्या रहता है? आपका एक्सपेंडिचर रहता है। कैपिटल बजट में क्या रहता है? एक्सपेंडिचर। और 3 टाइप के एक्सपेंडिचर पड़ते हैं कैपिटल बजट में, जो कि होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एंड अदर। एंड वो सेम वही है जो रेवेन्यू बजट में पड़ा है। बट डिफरेंस क्या है कि रेवेन्यू बजट में जो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ये करंट नेचर के होते हैं। एंड कैपिटल बजट में जो हो रहे हैं, वो नॉन रिकरिंग लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, जिससे एसेट क्रिएशन होता है। जिससे क्या होता है? एसेट क्रिएशन होता है। चलिए, एक बार ये समझ में आ गया है कि हमको रेवेन्यू बजट वर्सेस कैपिटल बजट का डिफरेंस। तो चलो हम एक बार बुक से पढ़ लें, देन वील मेक द नोट्स। ठीक है, एक बार बुक से पढ़ लेते हैं, फिर मैं नोट बनाते हैं। ओके, यस, स्टार्ट। Capital budget is an important component of the union budget. ठीक है? It refers to the government's expenditure on long-term asset. गवर्नमेंट का आज का एक्सपेंडिचर किस पे? लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे, विच आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड बेनिफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कैपिटल बजट क्यों इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर बताता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने के लिए आज एक्सपेंडिचर किस पे कर रही है गवर्नमेंट? किस पे कर रही है? लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने पे कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, रेलवेज बनाएगी, उससे क्या होगा कि उससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म में इनकम आएगी। The capital budget is an essential tool for promoting economic growth and encouraging development by investing in critical areas such as transportation, energy, water supply and communication. इन जगह पे जब इन जो एरियाज है, इन पे इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट करती है, तो उससे क्या होता है? सॉरी। हाँ, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे क्या होता है? गवर्नमेंट इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, प्रमोट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनकरेज कर रही है। किस तरीके से? किस तरीके से? भाई ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करोगे, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ठीक है? डेवलपमेंट अच्छी होगी, उससे जल्दी जल्दी जो भी लॉजिस्टिक्स की चीजें हैं वो जल्दी यहाँ वहां पहुंचेंगी। लोग जल्दी ट्रांसपोर्टेशन यूज कर पाएंगे। ओके, तो इससे इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी की, क्योंकि ये सब चीजें अच्छी होती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी हमारे लिए, तो हमारे लिए कन्वीनियंस आएगा, ईज आएगा, और हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, कैपिटल बजट इज अ क्रिटिकल टूल फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये ऊपर ही हमने लाइन पढ़ी। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन क्रिटिकल एरिया सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड एजुकेशन, विच आर एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक गरीब देश को देख लो, कोई भी सोमालिया को देख लो, ठीक है? कैसी हालतें हैं वहां पे ना डेवलपमेंट है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, खाने पीने को नहीं है, ठीक है? तो इन्हीं वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट पे कोई खर्चा ही नहीं बैठ पा रहा है, कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं कर पा रहा है कि वो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर पाए जहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट हो, उससे इनकम जनरेट हो, उससे इनकम जनरेट हो, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं हो पा रही है, अच्छी नहीं हो पा रही है। नाउ फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में बजट में कैपिटल बजट बनाया जाता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी स्कीम्स और ऐसे प्लान्स है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, वहां पे वो क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, बट उतना नहीं कर रही है जितना होना चाहिए था। स्टिल हम लोग डेवलपिंग नेशंस में ही आते हैं, ठीक है? डेवलपिंग नेशंस में ही आते हैं। एंड लुक एट यूएस, यूएस में उन लोगों ने कितना अच्छा एक्सपेंडिचर करके रखा है, उनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स है, ठीक है, उनके बहुत ही अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, सब कुछ इतना अच्छा है उनका, इसलिए वो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना? क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा खर्चा कर चुके हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एंड अब वो उससे पैसा वापस कमा रहे हैं, है ना? तो ये वजह होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हर एक इंसान की एक नेशन में, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट
इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करें, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करें। कैपिटल बजट ना मोस्टली क्या है, एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे अपन इसको, इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मतलब आप एक्सपेंस तो कर ही रहे हो, राइट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मतलब अभी के लिए तो पैसा आपके पास जा रहा है, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसलिए वो पैसा बाद में रिटर्न भी आएगा, वो बाद में रिटर्न भी आएगा, ठीक है। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स पड़ी थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होते ही वन टाइम रेकरिंग है, इससे आप कुछ लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो। रेवेन्यू रिसीट्स अलग होती हैं जहां से आप पैसा रेवेन्यू डेली रिकरिंग बेसिस पे कमा रहे हो। कैपिटल बजट में इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखेंगे कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ ऐसा एक्सपेंडिचर करके इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर करके इन्वेस्ट कर रही है। The capital budget also plays an important role in promoting social welfare and reducing poverty by investing in social programs and welfare schemes. ये भी लॉन्ग टर्म रहते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ है। क्यों? सोशल प्रोग्राम्स जो भी है, वेलफेयर स्कीम्स जो भी हैं, सोसाइटी के लिए एनजीओज वगैरह जो बने, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। किस लिए? कि भाई हमने गरीबों के लिए कोई योजना बनाई है, गरीबों के लिए कोई योजना बनाई है, उसमें हम पैसा आज की डेट में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जो पावर्टी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, पावर्टी कम हो जाएगी। अगर उनको पैसा मिलेगा, वो कुछ करेंगे, वो कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वो अपन ने मूवी देखी थी ना, सुई धागा, उसमें वो सिलाई मशीन देते हैं शायद, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है, बट आई थिंक यही कंसेप्ट है उसका, क्योंकि वो सुई धागा मिलता है शायद गवर्नमेंट से, है ना। तो उसकी वजह से फिर वो काम करते हैं और ऐसा। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है कि जो पुअर लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम कुछ चीज दे दे जिससे वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, इंडिपेंडेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, है ना। उससे वो पैसा कमा सके, तो लॉन्ग टर्म में पावर्टी रिडक्शन होगा, लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को फायदा होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में होगा, आज की डेट में नहीं होगा एकदम से, पर लॉन्ग टर्म में जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का एक डिफरेंस दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है कि उसका नेचर करंट और रिकरिंग होता है रेवेन्यू का, लॉन्ग टर्म और नॉन रिकरिंग होता है कैपिटल बजट का। आइटम्स क्या होता है, सैलरी पे कर रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो, इंटरेस्ट पेंशन दे रहे हो। आइटम्स पे क्या होता है कि रोड, डैम्स, रेलवेज, एयरपोर्ट ये सब बन रहे हैं, ठीक है। क्रिएट क्या करता है, कोई न्यू एसेट क्रिएट नहीं करता है, एंड यहाँ पे ड्यूरेबल एसेट्स फॉर द इकोनॉमी क्रिएट किए जाते हैं। भाई रोड बनाओगे, एसेट क्रिएट कर रहे हो, रोड से लोग ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, लॉजिस्टिक जाएगा, एंड इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है। डैम्स बनाया जा रहा है, डैम्स बनेंगे तभी जाके वाटर स्टोर होगा, तभी जाके वाटर एनर्जी बनेगी, ठीक है। तभी जाके हाइड्रो एनर्जी बनेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, है ना। रेलवेज में इन्वेस्ट करोगे तभी जाके लोग इजिली ट्रैवल कर पाएंगे, वहां पे खर्चा कर पाएंगे, ठीक है। लोग खर्चा करेंगे तब जाके तो इनकम होगी। एयरपोर्ट्स इसलिए बन रहे हैं, है ना, कि लोग ट्रैवल कर सके इजिली, मतलब तरीके से और जल्दी ट्रैवल कर सके, ओके। तो ये सब क्या है, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का डिफरेंस है। क्या आपको रेवेन्यू कैपिटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है, रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कंपोनेंट्स दोनों एक्सपेंडिचर के सेम ही है। आप अगर एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन देखोगे ना, रेवेन्यू बजट में अपन प्लान, नॉन प्लान, अदर एक्सपेंडिचर पढ़ा था, सेम अपन यहीं पे पढ़ेंगे, सेम अपन यहीं पे अदर नहीं, पीएसई शायद, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में एक्सपेंडिचर पढ़ा था। यहाँ भी अपन सेम ही पढ़ने वाले हैं, बट डिफरेंस क्या है कि रेवेन्यू में जो भी खर्चा होता है, चाहे प्लान पे हो, नॉन प्लान पे हो, या पीएसयू, पीएसई, अदर एक्सपेंडिचर्स हो, ठीक है, वो सारे एक्सपेंडिचर ना कोई एसेट क्रिएट करे, ना वो लॉन्ग टर्म के हैं, वो अभी के अभी हैं। ऐसी स्कीम्स में वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। स्कीम्स पे किस तरीके से पैसा लगा रहे हैं रेवेन्यू वाले, कि वो सैलरीज पे कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। वो वहां पे शॉर्ट टर्म कोई खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि स्टेशनरी का खर्चा कर दिया उन्होंने, जैसे कि रिफ्रेशमेंट्स का खर्चा कर दिया उन्होंने, जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। बट प्लान्ड एक्सपेंडिचर जब अपन बात करते हैं किस कैपिटल बजट के अंदर, कैपिटल बजट में थ्री मेजर कंपोनेंट्स है, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड एंड पीएसयू, ठीक है। प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब यहाँ बात करते हैं तो गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंस कर रही है, वेरियस एक्सपेंस कर रही है वेरियस प्लान एंड स्कीम्स प्रोग्राम्स में, सच एज एनआरएचएम, वही नेशनल रूरल हेल्थ, आई थिंक है इसका, एनआरईजीएस, ऊपर ही जो अपन ने पढ़ा था ना वही है ये, ऊपर जो अपने, हाँ ये एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, एनआरईजीएस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन सब में जहाँ पे रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जहाँ पे रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। जहाँ पे कोई एसेट क्रिएशन के लिए
पैसा दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ एसेट क्रिएशन के पैसा दिया जा रहा है वो आ जाएगा कैपिटल प्लान एक्सपेंडिचर में, ठीक है, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वैसे ही आ रहा है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे वो डिफेंस में कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कर रही है और सब्सिडीज में कर रही है, जिससे कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है? एसेट क्रिएशन। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है एग्जाम में? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ लिया गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि दोनों सेम है, दोनों सेम दिखाई देंगे, बट डिफरेंस क्या है उनमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग लॉन्ग टर्म नेचर के लिए होता है एंड उससे ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट होते हैं, जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट्स यील्ड करेंगे वहां से, ठीक है। फिर आता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी सच एज इंडियन ऑयल, बीएचईएल, सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन विच द गवर्नमेंट इन्वेस्ट टू प्रमोट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट्स अच्छे आते हैं, अच्छा एसेट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है मतलब गवर्नमेंट अभी के लिए एक्सपेंस कर रही है, बट ये कंपनीज आगे जाके बड़ी बनेंगी और इससे बेनिफिट किसका होगा? गवर्नमेंट का ही होगा। गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आएगा? इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से ही पैसा आएगा। समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है कि तीन कंपोनेंट्स कितने इजी है? सेम जो अपने रेवेन्यू को पढ़े थे वही है, डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंस क्या है? It is a crucial component of capital budget as it supports the government's socio-economic objectives and promotes inclusive growth. The government allocates resources to various sectors such as agriculture, education, health, infrastructure, and defense to promote economic development and improve the quality of life of citizens. मतलब कि सेम लाइन है हर जगह छाप दो। क्या करना है? सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए सपोर्ट करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करनी है। यही सिग्निफिकेंस है। अभी तक ऊपर हमने पढ़ा था, इम्पैक्ट पढ़ा था, सिग्निफिकेंस पढ़ा था, सेम ही चीज तो बोल रहे थे। क्या गलत बोल दिया? गवर्नमेंट अलोकेट रिसोर्सेज करती है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन तो हो ही गया, डिफेंस में कर देगी, है ना, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और प्रमोट क्या इंप्रूव हो? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। क्या डिफरेंस है ऐसे बताओ? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, वो पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, अ गवर्नमेंट में इन्वेस्ट इन रोड्स, एयर रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स to improve connectivity and promote trade and commerce. The government may also invest in education and healthcare to improve human capital and reduce poverty. बहुत ही जेनरिक से एग्जांपल दिए, गवर्नमेंट इन जगह पे इन्वेस्ट करती है जिससे कनेक्टिविटी, लोग दूसरों से कनेक्ट हो सके इजीली, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स हो गए, है ना। वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स अब इम्प्रूव होगा, लॉजिस्टिक्स अच्छे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, ओके। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट इजीली इंप्रूव कर पाएगी इकोनॉमी डेवलपमेंट को, है ना, इकोनॉमी डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी इम्प्रूव इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगा, पावर्टी रिड्यूस होगी, हेल्थ केयर अच्छा होगा हमारा, हेल्थ केयर में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा हमारा, तो उससे पावर, जो पुअर लोग हैं उनको इजीली हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाएंगे, एजुकेशन उनको इजीली मिल पाएगी, पावर्टी इजीली रिड्यूस हो पाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो मैंने बताया। अब सिग्निफिकेंस क्या है नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जहाँ पे क्या प्लानिंग नहीं है बट वो हो जाएंगे, जहाँ प्लानिंग नहीं है बट वो हो सकते हैं, वो हमारे लिए एस्टिमेटेड है बट प्लान्ड नहीं, हमने उसको कहीं पे प्लान करे, कोई स्कीम्स या प्रोग्राम्स में ही डाला, ठीक है। अब non-planned capital expenditure is also an important component of the capital budget as it includes expenditure on defense, interest payment, and subsidies, among others. Defense expenditure is a critical component of government expenditure as it ensures national security and sovereignty. अच्छा, तुम अगर देखोगे तो जो तुमने यहाँ पढ़ा है वही का वही तुमने रेवेन्यू में पढ़ा होगा, वही का वही तुमने नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा, सेम की सेम लाइन। डिफरेंस क्या है? यहाँ के एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएशन हो रहा है, वहां के एक्सपेंडिचर से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ का एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वो नॉन रिकरिंग नेचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है, ठीक है। एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहां पे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और रेकरिंग नेचर के लिए होता है, रेकरिंग नेचर के लिए होता है। तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स पढ़ोगे तो भी सेम होगा, सब्सिडीज पढ़ोगे तो भी सेम होगा, मतलब आपको आंसर दोनों जगह सेम लिखना है, आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा कि रेवेन्यू कैपिटल में डिफरेंस क्या है।
क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आप इसको पढ़ लोगे, रीड कर लोगे? क्योंकि ये ईज़ी है। आपको ऐसा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ऐसा कोई दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। तो आगे बढ़े? आगे बढ़े? चलो। आगे आता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज इन व्हिच द गवर्नमेंट इन्वेस्ट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसी कंपनीज जहाँ पे ऐसी कंपनीज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो ऐसी कंपनीज में क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो ऐसी कंपनीज में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। ठीक है, उनको पीएसयू कहा जाता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड है। द गवर्नमेंट में इन्वेस्ट पीएसयू टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स सच एज डिफेंस में कर सकती है, एनर्जी में कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करती है जहां पे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो है प्रमोट हो। जैसे कि इस साल हमने 5 साल का हमारा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, डिफेंस की जो कंपनीज है उधर पे इन्वेस्टमेंट करेगी, उनको ओन करेगी, जिससे स्ट्रेटेजिकली वो सेक्टर्स प्रमोट हो। ठीक है। A government may also invest in PSU to promote social welfare and support vulnerable sections of society through investment in healthcare, education and housing. क्या है? मतलब कि अब अगर आपको सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना है, जो कि पुअर लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी के, अगर उनको प्रमोट करना है, उनमें इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करती है? हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग में करती है, जिससे कि पावर्टी रिडक्शन हो, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अपना सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इम्प्रूव हो। ठीक है, हेल्थ केयर अच्छा हो, हेल्थ केयर अच्छा मिले, एजुकेशन सबको मिले, हाउसिंग सबके पास हो, किसी को वो झुग्गियों में ना रहना पड़े, हट्स बना के ना रहना पड़े। ठीक है, रोड पे रोड साइड ना रहना पड़े, उनके पास एक घर हो, भले एक कमरे का घर हो पर घर हो। जैसे कि एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, शायद है ना, वो आई थी। उसमें क्या था कि जो प्रधानमंत्री है वो गरीबों को 2-2 लाख रुपए दे रहा था कि वो एक कुछ स्ट्रक्चर बना के रहने लग जाए। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर, उससे आप पहले आपको वहाँ वो जो आपने सीरीज देखी होगी पंचायत, आई थिंक पंचायत के सेकंड या थर्ड सीजन में वो प्रधानमंत्री आवास योजना का आता है ना। उसमें क्या होता है कि जो भी लोग वहां पे गरीब है, जिनको घर नहीं, जिनके पास घर नहीं है, घर नहीं होना चाहिए पहली बात तो उनके पास। ठीक है, कि उनके पास घर नहीं है खुद का, वो कहीं झुग्गी में रह रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो वो लोग पहले अप्लाई करते हैं वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में, फिर वो चेक होता है कि हाँ ये लोग एक्चुअली में गरीब हैं कि नहीं। वहाँ जो भी डिपार्टमेंट है वो चेक करते हैं, एंड फिर लिस्ट निकलती किस किस को पैसा मिलेगा। ठीक है, किस किस को पैसा मिलेगा, वो लिस्ट निकलती है। ठीक है, फिर लिस्ट के हिसाब से उन लोग के पास पैसा आता है, फिर वो अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मतलब ये क्या है? ये प्लान्ड है। ये क्या है? ये प्लान्ड है, कि ये स्कीम बनी हुई है, प्लान्ड है। जब प्लान नहीं होता है, जब वो चीज प्लान नहीं होती है, तो हम उसको नॉन प्लान कह देते हैं। एंड ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर, जैसे कि हेल्थ केयर के लिए हम कुछ हेल्थ वाली मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, या मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं आपके, उधर पे अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनको पीएसयू बोलते हैं। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं उनको पीएसयू। कोई फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो पीएसयू हो गया, गवर्नमेंट ने जो कर दिया। ठीक है, कोई एजुकेशन बेस्ड कंपनी में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? पीएसयू हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल है पीएसयूज के, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये एनर्जी सेक्टर के अंदर आता है, एनर्जी के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बीएचईएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेल स्टील इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट कर रहा है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनर्जी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, कोल इंडिया, कोल एंड माइनिंग सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। एनटीपीसी, एनर्जी सेक्टर पावर जनरेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है जहाँ पे हो रहा है। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स का बता रहे, समरी, समरी लिखिए 3 कंपोनेंट्स की, कि प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्कीम बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्कीम बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एनआरएचएम, एनआरईजीएस, एनएचडीपी, ऐसे अलग अलग टाइप की स्कीम्स। ठीक है, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज में, एंड पीएसयू स्ट्रेटेजिक एंड सोशल वेलफेयर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो पीएसयू कहलाई जाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाई जाएगी। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है?
क्या कैपिटल बजट क्लियर हुआ कि कैपिटल बजट क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। ठीक है, इसको आप इजीली लिख भी सकते हो। रेवेन्यू अच्छे से पढ़ लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से पढ़ लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज फिस्कल डेफिसिट। क्या है ये? फिस्कल डेफिसिट। लास्ट टॉपिक को हम आज खत्म करते हैं। इसके बाद आज की क्लास नहीं रहेगी। कल मैं जो 2 क्लास रहेंगी वो अकाउंट्स की रहेंगी। हम कल सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं। ओके? और हम अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके? तो हमारे 3 चैप्टर अकाउंट्स के हो जाएंगे, 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे, 2 चैप्टर लॉ का हो जाएगा। ओके? बाकी आपको नेक्स्ट वीक 17 आई थिंक से हाँ 17 से आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है। ओके? रिकॉर्डिंग्स ही मिलेंगी आपको उस टाइम से। एंड वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं क्योंकि मैं 15 डेज के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। एंड उस टाइम पे मैं लाइव नहीं आ सकती या मैं सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड करके उसी टाइम नहीं दे सकती हूँ। तो उधर भी आपके चैप्टर्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड। वो आपको हर एक दिन आपके हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। तो उसकी चिंता मत करना, उस टाइम ही आपकी क्लासेस चलेंगी जब मैं ट्रेनिंग पीरियड पे रहूंगी तब भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ओके? तो यस अभी तो अपन फिजिकल डेफिसिट कंप्लीट करते हैं फटाफट। ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं है ये पढ़ने में आपको क्योंकि ये इजी कंसेप्ट है। एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिजिकल तो मतलब फाइनेंशियल है ना। फिजिकल तो मतलब फाइनेंशियल, फिजिकल तो मतलब पैसा। बट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो आपके एक्सपेंडिचर थे, जो आपके एक्सपेंडिचर थे इट्स मोर देन योर इनकम्स। ठीक है? जो आपके एक्सपेंडिचर इट्स मोर देन योर इनकम्स। ठीक है? मान लो आपकी इनकम है 100 रुपए, आपको घर से मिल रहे हैं सिर्फ 100 रुपए। ठीक है? बट आपको देखने जाना है मूवी जिसमें आपके लग रहे हैं 200 रुपए। तो ये क्या हो गया? डेफिसिट। कितने का डेफिसिट हो गया? 100 रुपए का डेफिसिट है यहाँ पे। चलो 100 नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, 250 रुपए लिख देती हूँ कि आपका खर्चा 250 रुपए का है। तो आपका डेफिसिट कितना हुआ? 150 का डेफिसिट है। 150 का डेफिसिट है। कितने का डेफिसिट है? 150 का डेफिसिट है क्योंकि आपने इनकम तो 100 कमाई है, आपके एक्सपेंस हो रहा है 250, तो आपको ये 150 जाके मम्मी से लेना पड़ेगा। ये 150 जाके मम्मी से लेना पड़ेगा। ऐसे ही होता है गवर्नमेंट में, ऐसे ही होता है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट की इनकम्स तो कम है बट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है कि बहुत अच्छी इनकम आ रही है, डेवलपिंग है। स्टिल हमको खर्चा करना पड़ रहा है, स्टिल गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ रहा है डेवलपिंग बनाने के लिए। राइट? खर्चा करना पड़ डेवलपिंग बनाने के लिए, तो डेफिसिट होता ही है। डेफिसिट होता ही है कि हम एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं और हमारी रिसीट्स तो है ही नहीं, रेवेन्यू उतना है ही नहीं। फिस्कल डेफिसिट इज गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ठीक है? वही मैंने जो आपको बताया, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, जो गैप है, ये जो गैप है 150 रुपीज का, वही क्या है? फिस्कल डेफिसिट। वही क्या है? फिस्कल डेफिसिट। In the context of India's budget, it refers to the amount of money the government borrows to finance its spending when its revenue falls short of expenses. The fiscal deficit is a crucial component of the budget as it indicates the government's borrowing requirement, its impact on the economy. मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? क्यों ये गवर्नमेंट बजट का, ये जो यूनियन बजट है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्योंकि ये जो डेफिसिट हो रहा है, 150 रुपए का डेफिसिट है, इसको आप कहाँ से भरोगे? आपको तो मूवी देखने जाना है, आपका 250 का खर्चा तो पक्का ही है। आपको मिले 100 रुपए जेब में, आप 150 रुपए कहाँ से लेके आओगे? आप 150 रुपए कहाँ से लेके आओगे? इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसी को क्या बोल रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यूनियन बजट में इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, ये जो 150 रुपए का डेफिसिट है, मान लो ये गवर्नमेंट का है। ठीक है? तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेके आएगी इस गैप को फिल करने के लिए? इस गैप को फिल करने के लिए कहाँ से पैसा लेके आएगी? तो यही जो गवर्नमेंट बोरो करने वाली है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो करने वाली है टू फाइनेंस दिस गैप। ठीक है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरोइंग करने वाली है टू फाइनेंस दिस गैप, ठीक है, वही यहाँ पे बताती है फिस्कल डेफिसिट में कि वो कहाँ से बोरोइंग करने वाली है और उस बोरोइंग से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उस बोरोइंग से इकोनॉमी का। मान लो ये 150 रुपए डेफिसिट जो है, आपने मम्मी से जाके ले लिया, बोरो कर लिया, मम्मी मुझे 150 रुपए दे दो, अगले महीने पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगी या दे दूंगा, ठीक है। आपने ले लिया 150 रुपए, अगले महीने आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपए फिर से है, आपने जाके 100 रुपए फिर दे दिया, ठीक है, 100 रुपए फिर दे दिया। और इकोनॉमी का क्या हुआ, इकोनॉमी का क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी का क्या हुआ, अब आपके पास जीरो पैसा बच गया, अब आपके पास जीरो पैसा बच गया, अब आपको फिर से लेना पड़ जाएगा पैसा। तो यही चीज है, यही इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर रही है, कितने इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर रही है, कितने टाइम में उसको चुकाना है, कब कब वो चुकेगा पैसा, कैसे वो चुकाएगी, यही सब कहाँ पे बताना है, फिस्कल डेफिसिट बताना है। यही सब कहाँ पे आता है, यही सब क्या बनता है, फिस्कल डेफिसिट बनता है। यही सब यूनियन बजट में हम गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, सब लोगों को, कि ये जो डेफिसिट आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का, ये हम कैसे फिल करेंगे, बस हम यही बताने वाले हैं। इसको फिल करने के लिए हम पैसा कहाँ से बोरो करने वाले हैं, ठीक है, हम कैसे उसको पे करेंगे, उसका बोरिंग रिक्वायरमेंट हमारी है कितनी, और उसकी इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, हम यही बताने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? चलो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट के। तो फिस्कल डेफिसिट के चार कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्राइमरी डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंसेस आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, बस यहाँ पे रीड करना। प्राइमरी डेफिसिट, the primary deficit is the difference between government's revenue from taxes and non-tax sources, excluding interest payments and past debts. This component reflects the government's ability to finance its expenses from its revenue, excluding the cost of borrowing. क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट की प्राइमरी रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स जो है सोर्सेस, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट जो ये सब उनके प्राइमरी सोर्सेस में नहीं आते, इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दो। किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स, नहीं यहाँ से एक्सक्लूड नहीं कर रहे, एक्सपेंसेस से एक्सक्लूड कर। आपका जो रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स है कहाँ से है, टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेस से, ठीक है। इसको इसको एंड जो हमारे जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस है, बट इसमें आप एक्सक्लूड क्या कर दोगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट डेट्स, मतलब कि पुरानी जो आपके पास डेट्स है, पुराने जो डेट्स है, पुराने जो आपकी बोरिंग्स थी, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको एक्सक्लूड कर दोगे एक्सपेंसेस से। क्यों करोगे एक्सक्लूड, क्योंकि उसके लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट और पास्ट डेट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट और पास्ट डेट सेकंड कंपोनेंट है उसका, तो इसको इसलिए हम इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो भी आपका रेवेन्यू का टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, टैक्स या नॉन टैक्स से जो आ रहा है सोर्सेज से, एंड जो आपके एक्सपेंसेस है एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो क्या बोल गैप है उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट, उसी को बोल रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट, कि ये होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। द कंपोनेंट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मतलब क्या, ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो कमा रही है, ये जो रेवेन्यू कमा रही है, इससे ये कितने एक्सपेंसेस कर सकती है, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। चलो इसको एक बार मैं नोट्स में सही तरीके से आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या, तो जो लास्ट की लाइन थी ना अपन वो पढ़ के इसको समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की एबिलिटी टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस थ्रू इट्स रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की एबिलिटी बता रहे हैं कि वो कैसे अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर सकती है, किससे, थ्रू इट्स
थ्रू इट्स रेवेन्यू, ठीक है, थ्रू इट्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग। मान लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट्स, ठीक है, ये आपकी है कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो गवर्नमेंट की एबिलिटी क्या है कि वो कैसे फाइनेंस कर सकती है अपने एक्सपेंसेस को? थ्रू इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज से रेवेन्यू आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज से रेवेन्यू आ रहा है। इससे वो कैसे अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर रही है, एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर रही है, उसकी एबिलिटी बताता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है? बोरिंग आपकी है, जो आप लोन लिए हो, उस पे जो कॉस्ट लग रही है, क्या लग रही है? इंटरेस्ट लग रहा है। उस पे क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पास्ट डेट। दोनों लाइन में सेम चीज लिखी है, उसको अलग तरीके से लिखा। पहली लाइन में ये लिख दिया है कि जो आपके रेवेन्यू है, आपकी रेवेन्यू कहाँ से आ रही है? टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस से आ रही है, ठीक है। एंड एंड आपके जो एक्सपेंसेस है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट डेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट, इसी को जब निकालते हैं तो क्या बनता है? प्राइमरी डेफिसिट बनता है। इसी को जब निकालते हैं तो क्या बनता है? प्राइमरी डेफिसिट बनता है। क्या आपको समझ में आ गया प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? चलो अब आगे बढ़े। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट, उसको हमने प्राइमरी डेफिसिट से एक्सक्लूड कर दिया था। यही हमारा क्या है? यही हमारा, एक मिनट, यही हमारा क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जिसको हमने अपने फर्स्ट प्राइमरी डेफिसिट से क्या किया है? एक्सक्लूड किया था, उसको वहां से निकाल दिया था, उसको वहां से निकाल दिया था। उसको वहां से निकाल दिया तो उसको यहाँ पे ले आए, उसको सेकेंड कंपोनेंट बना दिया फिजिकल डेफिसिट का। यहाँ पे दिखता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी है। Another component of fiscal deficit is interest payment on past debt. The component indicates the burden of interest payment on government borrowings, कि लोन पे कितना बर्डन है, कितना लोन पे कितना इंटरेस्ट है ना। किसी का 2% है, 5%, 10%, कितना बर्डन है इंटरेस्ट पेमेंट का गवर्नमेंट के बोरोइंग पे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा, उसका इम्पैक्ट क्या है फ्यूचर बोरिंग एबिलिटी पे। अगर आज हम 10% का इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं तो अगली बार जब बोरिंग करनी पड़ेगी तो कम बोरिंग लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम अभी इंटरेस्ट इतना पे कर रहे हैं। ये हो गया इम्पैक्ट। ये क्या हो गया? इम्पैक्ट, कि हमने पहले इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, जो बर्डन हमारा था इंटरेस्ट रेट का वो ज्यादा था, 10% था। तो अब हम नेक्स्ट फ्यूचर में बोरोइंग कम कर पाएंगे, हमारी एबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, एबिलिटी कम हो जाएगी बोरो करने की, राइट, एबिलिटी कम हो जाएगी बोरो करने की, ओके। वैसे ही अगर आज हम 2% इंटरेस्ट पे ही ले रहे हैं, सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे ही बोरो किए, तो फ्यूचर में एबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी और बोरो करने के लिए, हम और पैसा बोरो कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट बर्डन कम है। इट अफेक्ट्स द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यार हर चीज तो यही होती है, हर चीज में आप ये लाइन घुसा भी दोगे ना तो भी आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट हर चीज ही कर रही है, हर चीज ही कर रही है, कुछ अच्छे तरीके से कर रही है, कुछ बुरे तरीके से कर रही है। तो आपको हर जगह पे लाना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि बर्डन क्या है इंटरेस्ट पेमेंट का। दूसरा, आपको बताना है कि इम्पैक्ट क्या है फ्यूचर बोरोइंग एबिलिटी पे, और उसका इफेक्ट क्या है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये तीन कंपोनेंट्स आपको बताने पड़ेंगे कहाँ पे? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास डेट वाले सेक्शन में। फिस्कल डेफिसिट, यूनियन बजट के फिस्कल डेफिसिट वाले सेक्शन के अंदर एक सेक्शन आ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास डेट। उसमें आपको ये तीन चीजों की बात करनी है कि आप कितना इंटरेस्ट पे बर्डन में हो, आपको फ्यूचर बोरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको तीन चीजें बतानी है। बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर बोरोइंग्स, ठीक है। और तीसरा, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीन चीजें आपको कहाँ बतानी है? ये तीन चीजें आपको इंटरेस्ट पेमेंट वाले सेक्शन में बतानी है ऑन पास्ट डेट्स, ठीक है। इसको हमने प्राइमरी डेफिसिट से एक्सक्लूड किया था, उसका अलग से कंपोनेंट बना दिया। फिर आता है रेवेन्यू डेफिसिट।
Fiscal deficit also include the revenue deficit, which is difference between government revenue, taxes and non-taxes resources, and expenses excluding capital expenses. रेवेन्यू डेफिसिट क्या है हमारा? जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटल का नाम नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंस को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, लिखा भी हुआ है कि एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंसेस। तो क्या होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ कहाँ से आ रही है? टैक्स से और नॉन टैक्स रिसोर्सेज से आ रही है, सोर्सेज से आ रही है। ये होगी रेवेन्यू रिसीट्स माइनस जो गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है विच इज नॉट कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर कैपिटल एक्सपेंस नहीं तो क्या हो गया? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। This component indicates the government's inability to finance its regular expenses from its revenue excluding investment in long-term projects. मतलब यहाँ पे inability बताई जा रही है, यहाँ पे ability नहीं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? inability बताई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनएबिलिटी बताई जा रही है कि वो अपने रेवेन्यू से जो उसके रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू रिसीट से जो उसके रेवेन्यू एक्सपेंस है उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसको पूरा नहीं कर पा रही। जो उसकी रेवेन्यू रिसीट्स हो रही है, उससे वो अपने एक्सपेंसेस जो है रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है रिकरिंग नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं, उनको वो फाइनेंस नहीं कर पा रही, पूरा नहीं कर पा रही। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली बोला है एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, मतलब ये क्या हो गया? ये पार्ट हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कहाँ का पार्ट हो गया? कैपिटल एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया। इसको यहां से इंक्लूड कर दिया तो ये कहाँ पे आएगा? इसको यहां से इंक्लूड कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंसेस आर अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट. These expenses are investment made by the government in infrastructure, education, healthcare, other long-term projects. Capital expenditure can boost economic growth but also increase government borrowing requirements, thereby leading to higher fiscal deficit. मतलब क्या है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन रेवेन्यू से हटा दिया, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे एक्सपेंस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसको रेवेन्यू से हटा के यहाँ पे लिया कैपिटल एक्सपेंस में। अब अपन समझते हैं कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है कैपिटल के ऊपर, मतलब कि एसेट क्रिएशन के ऊपर, मतलब अलग अलग सेक्टर्स पे जो इन्वेस्टमेंट करे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इन सब पे जो भी अपन पढ़ के है ना कैपिटल एक्सपेंसेस, वही चीज है कि वही कंपोनेंट बताया जा रहा है कि उससे फिस्कल डेफिसिट कैसे हो रहा है। तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट होगा बिकॉज गवर्नमेंट को ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी, ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म एसेट जब क्रिएट कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम अमाउंट का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अमाउंट का होता है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पे आप रोड बिल्ड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बिल्ड कर रहे हो तो आपको ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा कुछ सालों तक, तब तक जब तक आपकी वहां से यील्ड या इनकम नहीं होती है, तो तब तक आपको हायरिंग बोरोइंग रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मेन फीचर बन रहा है किसका? फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का मेन कंपोनेंट्स में आ रहा है कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, इसलिए तो हमने चार पढ़े। अच्छा, एक और चीज है कि कैपिटल एक्सपेंस जो है वो गुड डेफिसिट क्रिएट करता है। अब गुड डेफिसिट क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल एक्सपेंस जो आप कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर अभी आप कर रहे हो, जो डेफिसिट हो रहा है आज की डेट में गवर्नमेंट को, वो आगे जाके पूरा होगा कैसे? जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पे। यहाँ पे आप जब एक्सपेंस करोगे 4-5 साल के लिए, 5 साल बाद से यहाँ से जो इनकम आएगी वो आपके सरप्लस पे आती जाएगी। ठीक है, वो आपके सरप्लस में आती जाएगी। वो इनकम से फिर आप जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हो, जो भी आपके और एक्सपेंडिचर है वो पे कर सकते हो। मतलब फिर आपको बोरोइंग कम करनी पड़ेगी अगर ये एसेट अच्छे से क्रिएट हो गया तो। अगर ये जो कैपिटल एक्सपेंस है आज अच्छा हो गया तो बाद में जाके आपको इससे फायदा होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गुड डेफिसिट। कि ठीक है, आज की डेट में डेफिसिट ज्यादा कर लो बट आगे जाके हमको इससे क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंस जो है वो गुड डेफिसिट क्रिएट करता है। द बोरिंग इज फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे हमको फ्यूचर में यील्ड होगा। रेवेन्यू डेफिसिट स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज एंड सैलरीज इज लेस प्रोडक्टिव, क्योंकि आप यहाँ पे सैलरी पे करो, एक्सपेंस मतलब
खड़ा एक्सपेंस कर रहे हो, खाली एक्सपेंस ही कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ से आपको किसी को सैलरी पे करने से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, किसी को सब्सिडी पे करने से कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, इससे आपको 4 साल बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। द डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर बजट एनालिसिस क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसे बताओ कि गुड डेफिसिट क्या है, बैड डेफिसिट क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन बताए कि यहाँ पे से रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है, तो आपको ये देखना आना चाहिए किससे हमारा लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट हो रहा है, जिससे हमें बाद में बेनिफिट्स मिलेगा, और ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो सिर्फ रिकरिंग नेचर का, करंट नेचर का, जिससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, कोई हमको प्रोडक्शन नहीं होने वाला, कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 3। क्लैप फॉर योरसेल्फ। चैप्टर नंबर 3 इज डन। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो थे उनको दिखा दिया, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। तो सेकंड पॉइंट बन गया इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। उसके 3 हमने पढ़े थे। 3 चीज क्या पढ़ी थी कि बर्डन क्या है इंटरेस्ट का, दूसरा बोरोइंग कैसे करेगा, और दूसरा बोरिंग कैसे करेगा, तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तीसरा था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हम बता रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंस जो हमारी इनकम्स है वो कैसे उसकी इनेबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो जितनी सीट्स कर रही है उससे अपने एक्सपेंसेस फाइनेंस नहीं कर पा रही है। ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस बताएंगे जो लॉन्ग टर्म एसेट से बनाए जा रहे हैं जहाँ पे गुड डेफिसिट होता है। गुड डेफिसिट होता है, ज्यादा डेफिसिट होता है अभी के लिए, बट फ्यूचर में जाके वो आपको हेल्प करने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कंप्लीट एंड हमारा यूनियन बजट भी कंप्लीट है। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उनको नोट्स को बना लो। अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने का लग रहा है कि आपको नहीं इसमें से भी कुछ बनाना है, यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। यहीं से आपका खुद का माइंड काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो भी मैं स्पून फीड करा रही हूँ उसको तो फीड कर लो, जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो उसको भी करो, जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो उसको भी करो। ठीक है, रीड दिस चैप्टर, रिवाइज दिस चैप्टर, आज ही इसको कंप्लीट कर लो, जिससे आपको बाद में ना करना पड़े। ठीक है, तो आज की डेट में इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक पूरी वीडियोस नहीं देखी तो पूरी वीडियोस भी एक बार फिर गो थ्रू कर लेना अगर नहीं समझ में आया कुछ भी चीज। ठीक है, एंड उसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आई एम हियर, यू कैन इजिली व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में, जहाँ पे भी आपको करना है, जहाँ आपको सहूलियत है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज वो सेशन नहीं रहेगा, सेशन रहेगा कल। ठीक है, सेशन रहेगा कल और अपन अकाउंट्स का कंप्लीट करेंगे, जो जो हमने छोड़ा होता डेप्रिसिएशन वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।